नमस्कार, मिशन राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मिशन राजस्थान कार्यक्रम के जरिए हम ऐसे मुद्दों पर बातचीत करते हैं जिनसे राजस्थान की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती है। और कार्यक्रम में एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि सरकार इस दिशा में क्या कुछ कर रही है और क्या कदम उठाने जा रही है। इससे पहले के कार्यक्रम में हमने बात की थी वैकल्पिक ऊर्जा की, और आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए इसे विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और संसाधन भी सीमित है। ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं अगर सरकार अपनी पॉलिसी को सही से लागू करे। हमारे साथ कार्यक्रम में एक्सपर्ट के रूप में आज मौजूद है पूर्व परिवहन आयुक्त और हाल ही में जयपुर नगर निगम ग्रेटर के आयुक्त महेंद्र सोनी जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ वर्तमान परिवहन आयुक्त के.एल. स्वामी जी मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ रिको के प्रबंध निदेशक नकाते शिव प्रसाद भी हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। तीनों एक्सपर्ट से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में क्या कुछ पॉलिसी को लागू कर रही है और आगे भविष्य में लोगों की जो रुझान इस ओर बढ़े, इस दिशा में क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर मेरा सवाल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को विकल्प के रूप में नहीं देखा जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर कई तरह की भ्रांतियां भी है। लोग अभी तक जिस तरह से सरकार ने पॉलिसी लागू की, उसके बावजूद भी लोगों को जो रुझान है वो कम देखने को मिल रहा है। क्या कारण है इसका? इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी एक्सपर्ट की मदद से, बहुत सारे स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करके और लंबे समय पे गवर्नमेंट लेवल में विचार करके बनाई गई है। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि यद्यपि पॉलिसी अभी हाल ही में 1 सितंबर से लागू की गई है, क्योंकि ये उच्चतम स्तर तक और कैबिनेट तक जाती है, पॉलिसी का ये प्रोसीजर है, लेकिन बहुत सारी छूट जो है, वो रिबेट्स हैं या कंसेशन है, वो पॉलिसी से पहले से ही दिए जा रहे हैं। स्टेट ने अपने भूमिका को निभाया है। अब मैं इन कंसेशन की अगर बात करूं तो राजस्थान में वर्ष 2000 से, आप आश्चर्य करेंगे कि इतना पहले से यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कोई रोड टैक्स नहीं है। इतने लंबे समय से कोई भी रोड टैक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल पे नहीं है। फिर भारत सरकार का जो एक गाइडलाइन था, उसके तहत यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल पे परमिट की भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा गत 2 सालों से सरकार जो है SGST पुनर्भरण, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे 5% कुल मिला के GST होता है, जिसमें से आधा हिस्सा यानी 2.5% स्टेट का हिस्सा, जिसे SGST बोलते हैं, वो चाहे वो 4 व्हीलर व्हीकल हो चाहे कैसा भी हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उस पर SGST का जो है रीइंबर्समेंट बेसिस पे छूट है। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी छूट है। अगर आप व्हीकल की कॉस्ट के हिसाब से 2.5% निकालते हैं तो काफ़ी बड़ी छूट हो जाती है। उसके अलावा 2 व्हीलर और 3 व्हीलर पे बैटरी कैपेसिटी के अनुसार अपफ्रंट जो है ग्रांट्स, जो 2 व्हीलर पे मैक्सिमम 10,000 तक है और 3 व्हीलर पे 20,000 तक है। इस तरह की छूटें तो पहले से ही, पॉलिसी लागू होने से पहले से ही दी जा रही है। उसके अलावा पॉलिसी में बहुत सारी नई छूटें दी गई है। पर आप सही कह रहे हैं कि इसका एडॉप्शन का जो रेट है वो काफ़ी कम है। और मैं ये कहूँ कि 4 व्हील सेक्टर में तो ये बहुत ही लगभग नगण्य है आज भी। हमारे 2 व्हीलर्स में इसका ठीक, जितने भी राजस्थान में अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, मैं बता दूं कि करीब 58% तो 2 व्हीलर्स में ही एडॉप्शन है और करीब 40% जो है वो 3 व्हीलर में है। लेकिन 4 व्हीलर की बात करें तो बमुश्किल 1-2% ही अभी भी है। तो कुछ कारण है, कारणों के बारे में इसी डिबेट में हम बात करेंगे। अगर 4 व्हीलर की बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो है व्हीकल की कॉस्ट जो है, सामान्यतः अगर आप पेट्रोल या डीजल जैसे रेगुलर फ्यूल के व्हीकल उसी स्पेसिफिकेशन के लेते हैं तो उसकी कीमत करीब 6-7 लाख रुपए कम आती है। ये जो बैटरी है ये
बहुत कॉस्टली है, लगभग सामान्य 4 व्हीलर में 7 लाख रुपए कॉस्ट की बैटरी है, तो इससे व्हीकल की कॉस्ट बढ़ जाती है। कारण तो और भी है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मुद्दा है, एक मुद्दा रेंज एंग्जाइटी बोलते हैं, टेक्निकल टर्म में रेंज एंग्जाइटी। हर आदमी पूछता है कि एक बार में ये बैटरी कितने किलोमीटर व्हीकल को, इसको ईवी सेक्टर में स्पेशल टर्म कॉइन किया गया है, रेंज एंग्जाइटी। अब मोटा तौर पर जो एक सामान्य ठीक ठाक अफोर्डेबल कॉस्ट के व्हीकल हैं वो आप जानते हैं 300 किलोमीटर से लेकर और करीब 450 किलोमीटर की रेंज के ही अधिकतम अभी तक आए हैं। तो आदमी ये सोचता है कि ये सिटी स्पेसिफिक व्हीकल के रूप में ही ज़्यादा उपयोगी है। अगर दूसरे शहर में जाना है तो वहाँ पे मुझे क्या फैसिलिटी, जहाँ मैं रुकूँगा वहाँ पे ये मिलेगा या नहीं मिलेगा चार्जिंग का सिस्टम, एक तो ये इशू है। और बाकी ऑन रोड जो एन रूट जो भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो भी, हालांकि कोशिशें सब तरफ से जारी है, पर वो भी शायद अभी कुछ समय लगेगा। तो ये मोटे तौर पर 3 कारण मैंने आपको बताए हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा एडॉप्शन धीमा है। हमारे साथ केएल स्वामी जी भी है। जैसा स्वामी जी सोनी सर ने बताया कि कई परेशानियां हैं ईव के सेक्टर में अभी, आपको नहीं लगता कि अगर इसको लागू किया जाए ठीक से, इसके लिए एक परिवहन क्रांति की आवश्यकता होगी कि अगर यहाँ वहाँ बैटरी और ऐसे इस तरह व्हीकल वालों को यहाँ पर लाया जाए और ऐसे डेवलपमेंट किया जाए, सार्वजनिक परिवहन में अगर बैटरी वाले वाहन लाए जाएं तो काफ़ी उससे सुविधा होगी? देखिए, सोनी जी ने काफ़ी अभी डिटेल्स में इसकी बैकग्राउंड्स पर आपको जानकारी दी और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनका इम्पैक्ट डेफिनेटली आ रहा है। मेरे पास कुछ डेटा है, मैं शेयर करना चाहूँगा। हमने जो 21-22 में जो इंसेंटिव्स, अपफ्रंट इंसेंटिव्स जो शुरू किए, जो SGST के रूप में थे या बैटरी के हिसाब से हमने कुछ रियायतें दी थी, उसका इम्पैक्ट आया है। 21-22 में टोटल जो राजस्थान में जो EV रजिस्ट्रेशन था वो 31,000 जैसे 373 आया, और उससे पिछली साल में देखें तो ये 7-8 हज़ार से ज़्यादा नहीं था। और इस साल की अभी अब फिगर देखें हम तो 4 अक्टूबर तक की फिगर है, उसमें 37,000 से ऊपर की फिगर हमारे पास आ चुकी है। तो डेफिनेटली ये बड़ा एक रुझान है, जो एक पॉजिटिव संकेत है कि आम जनता का भी इसकी तरफ रुझान बढ़ रहा है, और ये डेफिनेटली मार्केट में उपलब्धता और जो माइंडसेट चेंज होने का परिचायक है। और आप जैसा सजेस्ट कर रहे हैं उसी हिसाब से यदि हम एक इसको मिशन मोड पर लेके यदि हम आगे बढ़ते हैं तो निसंदेह ये बिल्कुल हम इसमें सफल होंगे। और जो पॉलिसी में जो हमने गोल्स या जो अचीवमेंट्स, हमारे जो 5 साल की जो पॉलिसी हमने लागू की है, और उसके हिसाब से राजस्थान सरकार जो प्रयास कर रही है वो निसंदेह उस डायरेक्शन में है। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे बैटरी का सेक्टर हो, या चार्जिंग स्टेशन का सेक्टर हो, या जनता को इंसेंटिवाइज करने में फैसिलिटेट करने का सेक्टर हो, हम उसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे। तो आगे आने वाला जो 5 साल के बाद का परिदृश्य है वो आपको बिल्कुल बदला हुआ नज़र आएगा, और हम कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी प्रोग्रेस इसमें कर पाएंगे। सार्वजनिक परिवहन की बात हुई थी यहाँ पर। सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में जो बसें अभी संचालित हो रही है डीजल पे आधारित है, सिटी के अंदर, परकोटे के अंदर या जयपुर शहर में, क्या बैटरी चलित वाहन की भी योजना पहले भी बनी थी, वो अभी तक क्या लागू हो पाई, नहीं हो पाई, और आगे भविष्य में क्या योजना है? जी, बेसिकली जो इलेक्ट्रिक बसेज का जो कंसेप्ट था उसमें पहला पॉइंट तो निसंदेह ये आएगा कि उसकी रेट्स अभी भी बहुत उस लेवल पर हैं कि जो कि नॉर्मल जो बस ऑपरेटर हैं जो वो अफोर्ड करने की स्थिति के हिसाब से बड़ी प्रॉब्लम है। और इलेक्ट्रिक बसेस के लिए भी हमने इस पॉलिसी में कुछ अपफ्रंट छूट का भी प्रावधान रखा है और रेट्रोफिटमेंट का भी रखा है। तो दोनों दृष्टि से जो हमारे प्रोविजंस ये लागू होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो इलेक्ट्रिक बसेस के हिसाब से भी अच्छी प्रोग्रेस राजस्थान में दिखाई देगी। और स्टेट अंडरटेकिंग्स की जो विशेष जिम्मेवारी है उसमें हम राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, उनके माध्यम से हम इलेक्ट्रिक बसेस का एक कंसेप्ट जो था उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। निगम की ओर से या फिर ऐसी जो लोकल बॉडियां मिलके क्या चार्जिंग स्टेशन पे काम करें कि लोगों को, आम लोगों को ये सुविधा मिले कि जगह जगह जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ पर चार्जिंग की फैसिलिटी मिले? निश्चित रूप से अभी तक खैर जो प्रयास किए गए हैं वो काफ़ी कम हैं, और सभी लोकल बॉडीज सहित जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या बॉडीज़ हैं और जिनके इस तरह से हाईवेज़ वगैरह पे ऑफिसेज या प्रेमाइजेज हैं, उसमें निश्चित रूप से ये पहल की जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है।
हम लोग भी इसमें पीछे नहीं रहेंगे, हम लोग भी इस क्रांति में भागीदार बनेंगे। लोकल बॉडीज़ का भी काफ़ी प्रमुख स्थान इसमें रहने वाला है। अभी जो आयन लिथियम बैटरी है, इसकी जो सप्लाई, आपको पता है कुछ विशेष कंट्रीज़ के पास ही इसका रॉ मटेरियल है, तो इसके सप्लाई में भी कुछ इश्यूज़ हैं। कई बार आप अगर बुक भी करा देते हैं व्हीकल तो वो मिलने में काफ़ी समय लग रहा है। तो ऐसा नहीं है, कुछ जनता अडॉप्ट भी करना चाहती है, लेकिन मैंने जो पहले 3 कारण गिनाए वो तो अपनी जगह है ही है। एक व्हीकल की सप्लाई भी कुछ दिनों से कोविड के पश्चात से काफ़ी इसमें स्थितियाँ, तो भारत सरकार ने एक एडवांस केमिकल सेल का एक चैलेंज लॉन्च किया था और हर राज्य को इसमें कुछ अपने आप और इंसेंटिव इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके और बैटरी उत्पादन इंडिया में हो सके, इसके लिए भी काफ़ी छूट वगैरह के प्रोविज़न फेम 1 और फेम 2 में किए गए हैं। प्रोडक्शन PLI एक स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जो भारत सरकार की फेम 2 से जुड़ी हुई है। काफ़ी बड़े इंसेंटिव है। इवन मैन्युफैक्चरिंग पे आपको आश्चर्य होगा कि आज भी करीब अगर एक 4 व्हीलर की बात करें तो फेम 2 में 1.5 लाख रुपए तक की जो है इसमें फेम 2 के तहत छूट मिल रही है। तो जिस कॉस्ट पे आज व्हीकल आप देख रहे हैं वो भी काफ़ी सब्सिडाइज्ड है। अब चैलेंज ये है दुनिया के सामने कि एक तो ये बैटरी का उत्पादन ज़्यादातर या बड़े कंट्रीज़ में हो, दूसरा है कि बैटरीज़ का साइज़ रिड्यूस हो। बैटरी अभी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बल्की होती है, और जो कि 4 व्हीलर में मैं विशेष बात कर रहा हूँ उसके बॉटम में लगती है किसी भी व्हीकल के, और बहुत बड़ी है। तो आपने एक कंसेप्ट सुना होगा कि स्वैपेबल बैटरी, लेकिन ये स्वैपेबल बैटरी आज की बैटरी साइजेस को देखते हुए ओनली 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में ही स्वैपिंग पॉसिबल है। 4 व्हीलर में स्वैपिंग पॉसिबल नहीं है कि आप कहाँ पे रास्ते में आपकी गाड़ी के बॉटम में से पूरी इतनी बड़ी बैटरी, और एक इतना ज़्यादा कॉस्टली है कि 7 लाख की बैटरी आपको हायर पे भी कौन देगा। तो ये स्वैपिंग अगर बैटरी छोटी होगी, बहुत छोटी होगी, जिसे पोर्टेबल बैटरी कह सकते हैं, अगर इस तरह की बैटरी, इस पे काम हो रहा है, दुनिया भर में काम हो रहा है। क्योंकि अगर हम एडॉप्शन की बात करें तो आज आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जापान में भी एडॉप्शन बहुत नेग्लिजिबल है, जो कि हर चीज़ में एडवांस कहलाता है। हाँ, इसके रिवर्स जैसे कुछ कंट्रीज है, नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, पोर्तुगाल, इनमें एडॉप्शन काफ़ी हाई है, लेकिन चाइना में बहुत कम है, US में बहुत कम है, जापान में भी करीब 1-2% ही, पहले तो कुछ समय पहले तक तो बिलो 1% था जो टोटल व्हीकल पॉपुलेशन है। आज भी कोई बहुत ज़्यादा अचानक बढ़ा नहीं है। हाइड्रोजन सेल टेक्नोलॉजी पे भी काम हो रहा है। तो अभी ये फेज़ देखिए एनवायरनमेंट की दृष्टि से आवश्यक तो है, लेकिन ये फेज़ भी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। इसमें टेक्नोलॉजी एक अपना, जैसे कहते हैं, जिस प्लेटो आ गया कि भाई यहाँ आकर ये टेक्नोलॉजी एक आदर्श स्थिति में लगभग आ गई। वैसे तो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट एक कांस्टेंट प्रोसेस है, फिर भी एक लेवल पे कि अभी इसकी बैटरी साइज़ भी छोटा हो गया, बैटरी भी अफोर्डेबल हो गई और रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है। और अगर ये जैसे छोटी होने से और थोड़ी कॉस्ट बहुत ही मिनिमाइज होने से आदमी एक्स्ट्रा बैटरी भी किसी रूप में रख सकता है गाड़ी में। जब तक ये चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि एक बार के लिए आप इंसेंटिव कितना भी दे दें, आप समझिए पेट्रोल भरवाने में आपको 1 मिनट लगता है। अगर पहले से क्यू में 4-5 गाड़ियाँ खड़ी हुई है तो भी आप 5-7 मिनट से ज़्यादा वेट नहीं करना। लेकिन अगर आप सोचिए किसी चार्जिंग स्टेशन पे आप गए और वहाँ से पहले से 3 व्हीकल खड़े हुए हैं, और अगर बहुत फास्ट चार्जिंग भी आप मानते हैं और 20 मिनट या 30 मिनट का समय भी मानते हैं, तो आप कभी तैयार नहीं होंगे कि आपसे पहले 3 व्हीकल खड़े हैं जो 1.5 घंटा में चार्ज करवाए और फिर आपका नंबर आए। आपका तो पूरा जर्नी का प्रोग्राम ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसमें जो मुझे पर्सनली लगता है ट्रू सॉल्यूशन, जब तक कि एक तो रेंज काफ़ी अच्छी सी बढ़े, दूसरा कोई
इतनी सस्ती बैटरी और छोटी बैटरी आए कि पोर्टेबिलिटी इसकी पॉसिबल रहे, और पोर्टेबल बैटरी आदमी अगर साथ रखता है फिर उसको कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये व्हीकल बिल्कुल आपके पेट्रोल और डीजल व्हीकल की तरह से आप उतने ही एश्योर्ड वे में काम में ले सकते हैं। सर, पॉलिसी अभी लागू हुई है और उसमें एक टारगेट भी आप लोगों ने फिक्स किया है सरकार ने कि 35 लाख यूनिट हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे पर ईयर नेक्स्ट 5 ईयर में। तो हर्डल्स बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ें हर्डल्स है, लेकिन हमने टारगेट भी फिक्स किए हैं। तो ये टारगेट अचीवमेंट के लिए सरकार ने क्या प्लानिंग करी? क्या कोई ई व्हीकल जोन्स हमने प्लानिंग करी कि ई व्हीकल जोन्स बने, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ आए? तो किस तरह का प्लानिंग है सरकार की जो आगे ग्रोथ और दे इसको? देखिए, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अभी जो 1 सितंबर से लॉन्च की है, उसमें जो आपने जो फिगर बताई है वो ये है कि हम 5 साल में इतना कम से कम प्रोडक्शन लेवल हम अचीव करेंगे, और इसके लिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को नोडल डिपार्टमेंट मानते हुए ये जिम्मेवारी सौंपी गई है कि वो ईवी मैन्युफैक्चरिंग का जो इकोसिस्टम है उसको वो प्रॉपर ढंग से डेवलप करेंगे। इसके लिए रिको ने इसकी लीड एजेंसी के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। मोटे तौर पर उन्होंने एक तो भिवाड़ी के पास में जो टपुकड़ा के पास में कारोली इंडस्ट्रियल एरिया है, जो 60 एकड़ का एक उन्होंने एरिया डेवलप किया है, जो विशेष रूप से ईवी सेक्टर को डेडिकेटेड है। उसमें जो 27 प्लॉट्स हैं, उनमें से ऑलमोस्ट 20 से ज़्यादा प्लॉट ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या बैटरी मैन्युफैक्चरिंग या एंसिलरी यूनिट्स हैं, उनके लिए हैं। इसी प्रकार सलारपुर, वो भी भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में है, उसमें भी एक जो थ्रस्ट एरिया है, जो ऑटोमोबाइल जोन है, उसमें थ्रस्ट सेक्टर के रूप में उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लिया है, और उसमें काफ़ी बड़े संख्या में प्लॉट्स हैं। तो और जो सरकार की जो बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए जो रिप्स जो स्कीम है, उसके तहत जो इंसेंटिव हैं, उसमें भी इसको थ्रस्ट सेक्टर के रूप में आइडेंटिफाई करते हुए जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं वो भी सारे इसमें ईवी सेक्टर के लिए दिए जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान में आने वाला जो 5 साल का हमारा पॉलिसी पीरियड है, उसमें इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी यूनिट्स आएंगी यहाँ पर, और असेंबलिंग का काम भी बड़ा अच्छा होगा, और उसके तहत हम ये अचीव कर पाएंगे। एक बिज़नेस के पर्पज़ से बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल तो एक कंज्यूमर हो गया जो उसको यूज़ कर रहे हैं। हम दूसरी तरफ देखें चार्जिंग स्टेशंस, जो चार्जिंग स्टेशन से आज की अगर वो PSUs को तो सेंट्रल गवर्नमेंट 70% सब्सिडी दे रही है, लेकिन अगर मैं कॉमन मैन अगर उसको चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहे तो उसके लिए बहुत कॉस्टली है। अभी भी कोई सब्सिडाइज किसी तरह की कोई सब्सिडी नहीं है। तो क्या कोई प्लान है जिससे कि एज ए बिज़नेस भी वो उसको आगे डेवलप कर पाए? और एक समस्या हो रही है, जब कॉस्टिंग ज़्यादा है, उसको सब्सिडाइज नहीं है, तो वो उसको चार्जिंग स्टेशन नहीं लगा पाता, उस चक्कर में ई व्हीकल्स को भी प्रमोशन नहीं हो पाता। देखिए, जो चार्जिंग स्टेशंस का इशू है, उसमें हम मानते हैं कि एक तो जो कन्वेंशनल एनर्जी बेस्ड चार्जिंग स्टेशन होंगे, दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड चार्जिंग स्टेशन होंगे। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है, उसमें चार्जिंग स्टेशन को इम्पोर्टेंट उसका सेक्टर मानते हुए इसको काफ़ी डिटेल में सरकार ने इसकी पॉलिसी तय की है। जो कन्वेंशनल जो एनर्जी बेस्ड जो चार्जिंग स्टेशन होंगे, उनके लिए भी सरकार ने छूट इसमें दी है। उसके लिए किसी प्रकार की कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए जो एनर्जी जो पावर लेंगे, उसको किसी पर्टिकुलर जगह से लेने की छूट है, कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें भी रिलैक्सेशन सरकार ने दिया है। और इसके साथ में उसकी जो रेट्स हैं, वो रेगुलेटरी कमीशन है उनके द्वारा तय की गई है, उसमें भी सरकार ने रिबेट दी है। जैसे पर यूनिट 6 रुपये की कॉस्ट जो तय की है, इसके अलावा उनको जो फिक्स चार्जेज हैं उसमें भी छूट का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक प्रोविज़न उन्होंने पॉलिसी में रखा है इसमें कि कुछ जो इनिशियल लेवल पर जो चार्जिंग स्टेशन आएंगे, उनको रियायती दर पर 50% कॉस्ट पर लैंड दी जाएगी। और इस तरह के कई तरह के इंसेंटिव्स इस एंगल से रखे गए हैं, जिससे चार्जिंग स्टेशंस का इंफ्रा ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो सके। कन्वर्जन के कंसेप्ट से भी उसमें छूट दी हुई है। तो इस तरह काफ़ी सारे प्रोविज़न इस पॉलिसी में रखे गए हैं, जिससे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी होगी। इसमें थोड़ा सा मैं भी जोड़ना चाहूँगा कि जो EVSE एक टेक्निकल टर्म है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस इक्विपमेंट, उसमें पर सच इक्विपमेंट ऑन ईच चार्जिंग स्टेशन 50,000 रुपये की सब्सिडी सरकार की तरफ से है। 5 लाख की तो फास्ट चार्जिंग स्टेशन पे और 50,000 रुपये तक की जो है नॉर्मल चार्जिंग स्टेशन पे पर इक्विपमेंट ये सब्सिडी है। इसके अलावा सोलर एनर्जी के आधार पर कोई सर्विस चार्जिंग स्टेशन लगाता है, तो उसको जो राजस्थान की सोलर पॉलिसी है उसके बेनिफिट्स भी अलग से अवेलेबल है, काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। और राजस्थान के जो
बिल्डिंग बाईलॉज है, मॉडल बिल्डिंग बाईलॉज में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोविज़न शामिल किए गए हैं। आज जो अच्छी अपार्टमेंट या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रहे हैं उसमें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के सिस्टम्स दे आर कमिंग अप। तो ये देखिए ट्रांजिशन फेज है। निश्चित रूप से जैसा अभी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब बता रहे थे, अभी ये 1-2 साल में भी काफ़ी इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है, मैं आपको बता दूं, दूसरे फ्यूल से जो व्हीकल चलते हैं उसकी तुलना में 11% के करीब आती है। अब आप सोचिए लगभग 1/10 ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो हर आदमी को दूसरा, यदि आप लोगों में से किसी ने ट्राई किया हो, इसकी ड्राइवेबिलिटी और पिकअप इतना अच्छा होता है, नॉइसलेस है, आपके पर्यावरण का तो रक्षा करता ही है और ऑपरेशन में बहुत सस्ता पड़ता है। 1/10 हो जाती है आज जब पेट्रोल और डीजल के भाव हरदम बढ़ते जाते हैं। तो ये एक बड़ा सुखद पहलू है इन व्हीकल्स का, और इतनी प्लेजेंट ड्राइविंग और है। तो एडॉप्शन तो इसका निश्चित ही होना है। अब सारे सेक्टर में काम हो रहा है। मैंने तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बड़ा कॉन्क्लेव हुआ था गोवा में, उसमें यह सुझाव दिया था कि चूँकि इलेक्ट्रिक व्हीकल अल्टीमेटली जब बिकता है तो हर सेक्टर को, पर्यावरण से लेकर यूज़र को भी फ़ायदा होता है, लेकिन सबसे बड़ा कॉमर्शियल गेन तो मैन्युफैक्चरर को होता है। तो मैंने ये सुझाव दिया था, नीति आयोग के वहाँ सीनियर लोग भी थे, कि आप जो OEMs कहते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर या व्हीकल मैन्युफैक्चरर, आप उनको हाईवेज़ के स्ट्रेचेस दे दीजिए कि फॉर एग्जांपल दिल्ली से लेकर जयपुर तक ये टाटा कंपनी हाईवे पे सारे लगाएगी, क्योंकि ये फाइनेंशियली भी सक्षम है और इनकी फर्दर EV सेक्टर में बिजनेस पोटेंशियल भी उससे सीधी जुड़ी हुई है। इसी तरह आप अगला स्ट्रेच, जैसी कंपनी की क्षमता है कि जयपुर से लेकर जोधपुर तक जो है दूसरी कंपनी ये EV इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएगी। तो सबसे बड़ा चूँकि उनका कमर्शियल इंटरेस्ट सीधा जुड़ा हुआ है, तो इन मैन्युफैक्चरर को ये दायित्व भारत सरकार यदि देती है तो बहुत तेज़ी से, जो एक होता है छोटे इंसेंटिव के साथ एक आप सिर्फ उम्मीद करें कि लोग आगे आएंगे, और एक जो मैन्युफैक्चरर है उनका सीधा कमर्शियल इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है, तो वो दोनों, उनका एक CSR टाइप भी हो जाएगा, उनका जो पर्यावरण की सेवा भी हो जाएगी और कमर्शियल भी। जितना EV एडॉप्शन बढ़ेगा तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि अभी तो पेट्रोल और डीजल का जो एमिशन लेवल है, आप समझते हैं कि दिल्ली में NGT बहुत बार व्हीकल ट्रकों के प्रवेश पे रोक लगाना पड़ता है। वहाँ पे एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर यदि पोल्यूशन चला जाता है तो डाइवर्जन करना पड़ता है। अगर इस तरह के परिदृश्य में राजस्थान में भी जैसे अलग से नियम लागू है, NCR के जो अलवर और भरतपुर हैं, उसके अलावा जो 5 जो नॉन अटेनमेंट सिटीज़, जिसमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अलवर, तो जो नॉन अटेनमेंट सिटी है NCR है, उनके लिए भी स्पेशल फोकस है। साथ में ही CNG फ्यूल प्रमोशन के लिए भी बहुत तेज़ी से काम इसमें चल रहा है, और बहुत जो कंपनीज़ है उनको एक डेवलपमेंट नोडल एरियाज़ उनको बांटे हुए हैं कि अलवर में टोरेंट लगाएगी, फलां जगह फलां लगाएगी। तो सेक्टर तो सारे ही पोल्यूशन, क्योंकि अब ये कोई चॉइस नहीं रहेगी। क्लाइमेट चेंज को आप मूक दर्शक बन के नहीं देख सकते, ये आपके और हमारे पास में अब ये चॉइस नहीं है। अब तो इट इज़ हाई टाइम कि हम लोग सभी चौतरफा प्रयास करें, जिसमें मील का पत्थर साबित हो सकती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। उम्मीद करता हूं कि कोई ना कोई बैटरी की दिशा में एक क्रांति होगी। ये सबसे बड़ी की है, बैटरी की दिशा में। बैटरी की रेंज बढ़े, साइज़ घटे और कॉस्ट सब्सटेंशियली घटे। अगर ये 3 काम, जो निश्चित रूप से देखिए बहुत सारे देशों में इस पे काम चल रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन 3 सेक्टर्स में काम होगा। इसके अलावा हमें साथ में ही
खुद को भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो इस पॉलिसी में लिया भी गया, हमने लिया है, जो इसके बारे में R&D करता रहे, रिसर्च करता रहे कि नए नए क्या तरीके हो सकते हैं। इसी तरह एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें शामिल की गई कि अल्टीमेटली जब ये व्हीकल बढ़ेंगे तो इनके मैकेनिक्स और जो टेक्निकल मैन पावर है उसकी बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने पॉलीटेक्निक कॉलेजेस में इसके कोर्सेज चलाने का भी इस पॉलिसी में और उसको इंसेंटिवाइज करने का भी प्रोविज़न इसके अंदर में लिया गया है। तो कोशिश की गई है कि मॉडल प्रोविजंस इसमें बने। सोलर पॉलिसी, रिप्स, सभी पॉलिसी से इसको लिंक भी किया गया है ताकि सबके बेनिफिट का कन्वर्जेंस होकर के और एक आदमी के लिए जो चाहे तो बैटरी प्लांट लगाना चाहता है, चाहे व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, उसको एक अच्छा सा पैकेज मिल जाए। तो सरकार इसमें काफ़ी अग्रेसिव भी है और निश्चित रूप से जो फील्ड के एक्सपीरियंस और फीडबैक से मैं उम्मीद करता हूँ कि पॉलिसी में जहाँ जहाँ और एडॉप्शन या चेंजेज या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होगी वो भी किए जाएंगे। और कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डिको के प्रबंध निदेशक नकाते शिव प्रसाद। सर, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के क्षेत्र में। सोनी सर और स्वामी सर से बातचीत हुई तो कई मुद्दों पर बातचीत हुई, मगर एक सबसे बड़ी मुद्दा जो आ रहा है कि राजस्थान में इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में जो पॉलिसी बनाई गई थी कि यहाँ पर आकर उनको बसाया जाएगा और फैक्ट्रियाँ लगेगी, तो उस क्षेत्र में सरकार की क्या पॉलिसी है, क्या कितने हम आगे बढ़े हैं? अभी फ़िलहाल राजस्थान सरकार के द्वारा एवं उद्योग विभाग और रीको के द्वारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए फ़िलहाल करौली के अंदर 60 एकड़ का एक एरिया ऑलरेडी डेवलप किया जा चुका है। उसमें 27 प्लॉट्स हैं। 27 प्लॉट्स में से हमने प्लॉट्स के अलॉटमेंट भी कर चुके हैं। लगभग 21 अब तक कंपनियों ने प्लॉट्स लिए हैं उस क्षेत्र में, और अभी मैं समझता हूँ कि शीघ्र उनका जो कंस्ट्रक्शन का एक्टिविटी का काम है वो भी चालू हो जाएगा। साथ ही सलारपुर क्षेत्र जो है, सलारपुर क्षेत्र में 120 हेक्टेयर का एक एरिया केवल ऑटो जोन के लिए रखा है। साथ ही एक 60 हेक्टेयर का एरिया जो एंकर इन्वेस्टर्स हो या कोई बड़े इन्वेस्टर्स है उनके लिए भी ईवी जोन के अंदर हमने रखा है। कुल मिला के 180 हेक्टर्स, इट इज़ मोर देन अराउंड 450 एकर्स से ज़्यादा लैंड पार्सल जो है हमने केवल ईवी को, ईवीज़ की, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की कंपनीज़ को और उनके एंसिलरी कंपनीज़ को देने के लिए ये प्रोविज़न रखा हुआ है। हाल फिलहाल सलारपुर में जो है डेवलपमेंट का काम तेज़ गति से चल रहा है और हमारे पास अच्छी डिमांड्स भी आ रही है उस क्षेत्र में, और मैं समझता हूँ कि आने वाला जो भविष्य है ग्रीन एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में, क्लीन एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में, तो ईवी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। रीको ने अब तक किन किन कंपनियों को अप्रोच किया है कि जो यहाँ आकर, क्योंकि अगर एक बड़ी कंपनी आती है तो उससे प्रोत्साहन होता है और भी कंपनियाँ निवेश लेकर यहाँ आती है और राजस्थान में रोजगार भी पैदा होता है, तो ऐसे में रीको ने किन किन कंपनियों को अप्रोच किया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के क्षेत्र में? इलेक्ट्रिकल व्हीकल के कॉन्टेक्स्ट में हम भी अप्रोच करें और बहुत सारी कंपनियां भी हमारे साथ अप्रोच कर रही है। इसमें हीरो इलेक्ट्रिकल ने भी हमारे पास अप्रोच किया है। साथ ही जो ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली अन्य कंपनियां हैं, चाहे वो मदरसन सुमी है या होंडा का भी प्लांट वहाँ पे ऑलरेडी नॉर्मल व्हीकल्स का है, लेकिन वो भी हमारे टच में है। और जो नए इसमें बहुत सारे फॉरेन नेशनल की कंपनीज़ भी है और मल्टीनेशनल कंपनीज़ है। साथ ही इंडियन कंपनीज़, कुछ स्टार्टअप्स भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में इसमें आ रहे हैं। तो हमने किसी को भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है। बड़ी कंपनीज़ के साथ साथ स्पेयर पार्ट्स और जो उनके ऑटो कंपोनेंट्स है उनकी कंपनियां भी इसके संबंध में आगे आ रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लोग मौजूद है, पूरी पत्रिका की टीम मौजूद है यहाँ पर और तमाम सवाल है इनके भी दिमाग में। तो पंकज जी, आप बस सर सवाल यही था कि इन्वेस्ट राजस्थान अब नज़दीक है, जल्दी आने वाला है, और हमने रिप्स में देखें तो थ्रस्ट सेक्टर में भी ईवी को काफ़ी सारी सुविधाएं दी हैं। इसके अलावा आप बता रहे हैं जैसा कि कई सारे इन्वेस्टर्स भी हमारे पास अब आ रहे हैं इसको लेके। अब जो ये इन्वेस्ट राजस्थान आने वाला है, इसमें आपको क्या उम्मीद है कि कम से कम, मतलब ये तो सारी 5 साल के लिए रिप्स है, तो अगले 5 साल बाद जो भी आएंगे, लेकिन चूंकि इतनी तेज़ी से देश में ये पूरा सेक्टर बढ़ रहा है, तो फिलहाल हमारे पास कैसे ऑप्शंस हैं और आप निकट भविष्य में क्या उम्मीद उससे रखते हैं कि इन्वेस्ट राजस्थान के बीच में है, उसके बाद कैसी सूरत हो सकती है स्टेट की, उसके बारे में थोड़ा सा। इन्वेस्ट राजस्थान समिट अभी 7 और 8 अक्टूबर को हो रहा है, इसलिए इस समिट के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में बड़े बड़े उद्योजक है, उद्यमी है, वो इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं।
और ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि इस प्रकार का आयोजन हमारे स्टेट में भी हो रहा है। और इस बार जो MOUs हुए हैं वो काफ़ी हद तक उनकी कुछ की तो क्रियान्विति ऑलरेडी हो चुकी है और बहुत सारी जो MOUs है वो ऑलरेडी इन प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है। तो अराउंड ये आंकड़ा 40% तक जा रहा है जो टोटल इम्प्लीमेंटेड और इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वाले। पर इसमें से ईवी के अगर अपन उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि ईवी के कॉन्टेक्स्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि रिप्स 2019 के अंतर्गत इसमें काफ़ी इंसेंटिव्स दिए गए हैं। जैसे कि अगर आपका टोटल कैपिटल सब्सिडी जो है वो उसके 75% तक उसको रिबेट हम राजस्थान सरकार दे रही है। उसके साथ ही उसके 100% स्टैम्प ड्यूटी जो है एग्जम्पशन है। उसके साथ जो इलेक्ट्रिसिटी का ड्यूटी है वो भी 100% 7 ईयर्स तक फ्री है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर EV जोन के लिए एक नया सनराइज सेक्टर के टाइप इसको देखते हुए जो लोन दिया जाता है और लोन की सब्सिडी जो है वो इंटरेस्ट सब्सिडी 5% अप टू 50 लाख रुपीज़ भी अपन इसको दे रहे हैं। तो जो नॉर्मल केसेस में अप टू 25 लाख रुपीज़ है जो इसको और बढ़ाया गया है। तो इस तरह से काफ़ी सहूलियत दी जा रही है। साथ ही मैं समझता हूँ कि इसमें अगर कोई बड़ी कंपनी आती है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है, तो उसको कस्टमाइज पैकेज के अंदर अतिरिक्त सुविधाएं, अतिरिक्त लाभ दिए जाते हैं, जिसमें ये जो रिप्स के बेनिफिट्स है उसको भी एक्सटेंड किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज़ के बेनिफिट्स को भी एक्सटेंड किया जा सकता है, और साथ ही जो लैंड उनको लेना है वो भी उनको डायरेक्ट अलॉटमेंट के बेसिस पे अलॉट हो जाता है। बाकी सर आप तीनों ही लोग यहाँ पे बैठे, तीनों जानकार हैं इस पूरे सेक्टर के। एक छोटा सा सवाल इस बात पे था कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जब वो हमारे स्टेट में इन्वेस्टमेंट्स होंगे या हम कहें कि व्हीकल्स के नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ेगा, उसको सस्टेन करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, चाहे वो चार्जिंग स्टेशंस हों, चाहे व्हीकल्स मतलब बैटरीज़ की अवेलेबिलिटी हो, उस सेक्टर पे भी कोई काम स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अभी हो रहा है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा देखिए। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि इंडिविजुअल जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है वो तो अपना करेंगे ही। उसकी जो कुछ मैंने अभी बताया था कि पर EV सर्विस इक्विपमेंट पे 50,000 रुपये का ग्रांट है और फास्ट चार्जिंग स्टेशन पे 5 लाख रुपए तक का ग्रांट है। इसके अलावा मैंने बताया था कि बिजली की डोमेस्टिक रेट ही चार्ज की जाएगी 6 रुपये पर यूनिट, जो डोमेस्टिक है, कमर्शियल रेट नहीं है, वो अभी तक चार्ज की जाएगी। और इस सेक्टर में जो नोडल एजेंसी है वो JVNL जो है उसको बनाया हुआ है, डिस्कॉम्स को। मॉडल बाईलॉ जो बिल्डिंग परमिशंस के हैं उसमें भी इसके प्रोविजंस करे जा रहे हैं। फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि कहीं ना कहीं जो OEMs हैं, जो मैन्युफैक्चरर है, उनको हाईवे के कॉरिडोर्स अलॉट किए जाएंगे कि तभी जाकर, क्योंकि मैंने पहले भी जोर दे के कहा है कि वो फाइनली कमर्शियल बेनिफिट तो उनसे सीधा लिंक है। तो अगर ये सेक्टर ग्रो करता है तो जो मैन्युफैक्चरर है उनको फ़ायदा होगा। तो उनको आज कुछ कंपोनेंट CSR का मान सकते हैं, कुछ एनवायरमेंटल सर्विस मान सकते हैं, कुछ अपना कमर्शियल प्रोस्पेक्ट मान सकते हैं। लेकिन जैसे उनको दिल्ली से जयपुर एक कंपनी को दिया जाए, जयपुर से जोधपुर एक कंपनी को दिया जाए, वहाँ से उदयपुर एक कंपनी को दिया जाए, तो ये बड़ा तेज़ी से आएगा। बाकी गवर्नमेंट के ऑफिसेज वगैरह जहाँ भी ये लैंड अवेलेबल हैं, उनकी प्रमाइजेज है ऐसी लोकेशन हाईवेज वगैरह पे, वो भी जैसे ही इसमें थोड़ा सा देखिए, ये व्हाट कम्स फर्स्ट, मुर्गा या अंडा, वो वाली सिचुएशन है। व्हीकल बढ़ेंगे तो इसमें कमर्शियल वायबिलिटी फॉर दी एंटरप्रेन्योर, छोटे स्टार्टअप भी इसमें आएंगे। लेकिन आज कोई सोचता है कि पता नहीं कितने से व्हीकल चार्जिंग के लिए मेरे पास आएंगे, तो कमर्शियली वायबल है या नहीं है। इसमें मैं जब ट्रांसपोर्ट में था तो बहुत सारे NRIs जो है इस तरह के कुछ संपर्क में थे, आगे भी वो ये चीज़ें अनफोल्ड होगी, वो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं। अब थोड़ा सा डाउटेलिंग के इश्यूज आते हैं कि लैंड कहाँ पे मिलेगी, किस रेट पे मिलेगी, उस एरिया या वो जो जहाँ लोकेशन पे अवेलेबल है वो एक तरह से अच्छा लोकेशन इस वांटेज पोजीशन मानी जाए या नहीं मानी जाए। पर सभी लोग इस सिचुएशन से बिल्कुल वाकिफ़ हैं और मेरे ख्याल से ये एक होलिस्टिक अप्रोच, जैसा अभी आपने सुना, पॉलिसी ने एक तरीके से
कंज्यूमर इंसेंटिव, जो यूज़र इंसेंटिव के लिए पॉलिसी काफ़ी आई है। इसी तरह से जो मैन्युफैक्चरर है या इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उनके इंसेंटिव के लिए ये पॉलिसी में कुछ प्रोविजंस हैं। इसी तरह से इकोसिस्टम का पार्ट है जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में कोर्सेज हैं। तो अल्टीमेटली जब 1/10 कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन आएगी तो लोगों को इसकी तरफ जाना, और जो पोल्यूशन जब इसमें बहुत अच्छा आपका एनवायरमेंटल आपकी सेवाएं हैं और सस्ता विकल्प है, ड्राइवेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो निश्चित रूप से कोई कारण नहीं है कि ये आगे ना आए। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, जैसा सर ने कहा, जो मॉडल बायलॉज में जो अमेंडमेंट किया गया है उसके साथ में ये प्रोविज़न भी रखा गया है कि जो प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन और पब्लिक चार्जिंग स्टेशन को सेम फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएंगी, और जो बैटरी सेक्टर है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर की तरह उसको भी सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो ये सेक्टर सारे इंटीग्रेटेड हैं, इनमें कोई डिफरेंशिएट इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में नहीं किया गया, और उसी तरह से थ्रस्ट एरिया के रूप में इनको माना गया है। और ये परमिट फ्री सेक्टर है। चार्जिंग स्टेशन देयर इज नो परमिट लाइसेंस और एनी परमिशन रिक्वायर्ड एक्सेप्ट व्हीकल्स में भी लैंड यूज जो लोकल बॉडी का है वो डिनोट सही हो, बाकी कुछ भी परमिशन की ज़रूरत नहीं। इसमें एडिशन में एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, बैटरीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और बैटरीज़ की जितनी भी कंपनियां हैं इस दिशा में काफ़ी तेज़ गति से कदम उठा रही है। हमने भी 2-3 कंपनी से संपर्क किया था, कुछ कंपनीज़ ने हमसे संपर्क किया था। तो एक बड़े मतलब जैसे कि 2-3 के बारे में एक जो नाम याद आ रहा है, एमेरॉन जो कंपनी है बैटरीज़ की, उनको हमने संपर्क किया था, और उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ आ जाए, और लगभग हमारी अपेक्षा है कि लगभग 2000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हो जाए, और वो उनके लिए हमने 3 लोकेशंस उनको दिखाई भी है। तो अब शीघ्र इस दिशा में बैटरीज़ की कंपनियां भी जो हैं काफ़ी तेज़ गति से आगे आ रही, क्योंकि इसके बिना वो उसका सस्टेनेबिलिटी नहीं होगा। तो उस दिशा में रीको और उद्योग विभाग जो स्कीम्स के माध्यम से भी उनको, जो स्कीम्स हमने रिप्स की बताई वो उनको मिलेगी फ़ायदा, और साथ ही जो लैंड अवेलेबिलिटी है, वाटर अवेलेबिलिटी है, वो भी उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। सर एक मेरा सवाल ये था कि एक मिडिल क्लास फैमिली के तौर पे देखें तो अभी भी जो ईवी कारें हैं वो उनके लिए अफोर्डेबल नहीं हैं। मतलब आप देखेंगे कि मध्यम वर्गीय परिवार ईवी 2 व्हीलर तो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन ईवी 4 व्हीलर अभी भी अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं है। तो क्या उसके लिए प्रयास हो, बैटरी की दिशा में हो, या कोई अगर इस तरह की नई कंपनियाँ आएंगी तो क्या ये कारें, इस तरह की कारें जो है क्या वो सस्ती हो सकेंगी, क्या मिडिल क्लास के लिए वो वायबल होंगी? आप जैसा समझ सकते हैं कि जैसे सोलर जब आया था, जब सोलर भी पहले शुरुआत में महंगा था तो बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गया वैसे वैसे सोलर की जो चीज़ें हैं वो सस्ती होती गई। तो आज की तारीख में हर हाउस होल्ड वाला भी सोलर का एक प्लेट अफोर्ड कर सकता है। तो उसी दिशा में बहुत सारी कंपनीज़ की R&D है वो उस दिशा में चल रही है। एक कंपनी जो है अब तक उनकी प्राइस जो है अप टू 15 लाख रुपीज़ आ चुकी है। ज़्यादातर कंपनीज़ का जो प्राइसिंग है अप टू 25 लाख एंड अबव है, बट अगर एक ऑलरेडी उसका R&D आगे आके 15 लाख रुपए तक उसकी कॉस्ट आ रही है, तो मैं समझता हूँ कि जैसा सेक्टर है क्लीन एनर्जी का और जो फ्यूचर है इसका, उस दिशा में R&D में काफ़ी अच्छा सुधार होके इसमें वो प्राइस कम निश्चित रूप से होने की संभावना ज़्यादा है। सर मेरा सवाल मेरे सहयोगी जया का ही सवाल है, उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। एक कॉमन मैन के लिए समस्या ये है कि कॉस्टिंग सबसे बड़ी समस्या, सोनी सर ने भी बताया, चार्जिंग की एक सबसे बड़ी समस्या है जिससे वो विश्वास नहीं कर पा, एक रेंज एंजाइटी उसको लेकर है। मगर सबसे बड़ी एक ये भी है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ख़ासतौर पर 2 व्हीलर, उसमें जिस तरह के हादसे हो रहे हैं उससे लोगों का विश्वास उस पर अभी तक पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाए कि हम खरीदें या नहीं खरीदें। कन्फ्यूज़न में रहता है जो ख़रीदने वाला कि जिस तरह से खबरें आ रही हैं, तो एक ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। बाधा आप मानते हैं इसको? बिल्कुल, ये मेरी राय में ये जो आप जो हादसों की बात कर रहे हैं, ये भी हमें R&D का ये कंपोनेंट मान के इस तरफ भी काम करने की ज़रूरत है, और ये वर्ल्ड वाइड इस दिशा में काम हो रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बैटरीज और उसके लिए एक मिशन और एक ड्राफ्ट पॉलिसी भी तैयार कर रही है जो इन सब पॉइंट्स को कैटर करते हुए फ्यूचर का जो रोड मैप है वो तय करेगी। ये बड़ा कंसर्न है वाकई में आपने जो बताया है। तो इसमें मैं इतना ही जोड़ना चाहूँगा कि देखिए कुछ चीज़ें अब बहुत डिटेल में तो बहुत रेयर ही हुए हैं, वैसे तो कोई 1-2 ही अखबार में पढ़ने को मिले हैं, पर उसका एक्चुअल कारण क्या था क्या नहीं था वो भी अभी तक बहुत असर्टेन नहीं हुआ है। तीसरा, कभी कभार आप मोबाइल की बैटरी का भी हादसा सुन लेते हैं पर उससे कहीं भी यूज़र या अडोप्टेबिलिटी पे फ़र्क नहीं आया।
तो ये बहुत ही, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इस ओर ध्यान तो सभी का है, और सबसे बड़ी चिंता तो खुद कंपनीज़ के लिए ही है, क्योंकि अगर सबसे बड़ा लॉस भी उन्हीं को होता है। तो ये बहुत ही रेयर एक्सेप्शंस हैं, तो ये इससे मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा विचलन पैदा होने वाला नहीं है, और 100% सिक्योर सेक्टर इसको बनाया जाएगा। सर, ई व्हीकल एक बड़ा विकल्प है ट्रांसपोर्ट के एरिया में। हम पिछले कुछ सालों के दौरान देखें तो लगातार सरकार भी इसमें कई तरीके की सब्सिडीज़ दे रही है इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। अभी पंकज जी का सवाल था कि सरकार ई व्हीकल की तरफ तो जोर दे रही है, लेकिन इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उस गति से कितना हम बढ़ा पाएंगे, हम लोगों को ये विश्वास कितना दिला पाएंगे कि वो ई व्हीकल पर जाएंगे तो आगे वो उनके लिए फ़ायदे का सौदा होगा। क्योंकि मैं ऐसे कई कॉमर्शियल टैक्सी वालों को जानता हूँ जिन्होंने ई व्हीकल खरीदे, आज वो बेचने के लिए लालाए थे कि किसी भी रेट पर ये हमारे बिकवा दीजिए आप, क्योंकि वो अपनी टैक्सी पर्पज़ से अपना ई व्हीकल चलाता है। वो जयपुर से जैसलमेर की कोई उसके पास पार्टी आती है, वो नहीं ले पाता, उसको लौटाना पड़ता है उसको, क्योंकि वहाँ पर रास्ते में कोई चार्जिंग का कोई विकल्प नहीं है उसके पास में। तो कैसे हम भरोसा दिलाएंगे कि आप ई व्हीकल पर जा रहे हैं तो आपके लिए वो फ़ायदा होगा? नहीं, अभी देखिए रेंज एंजाइटी का बहुत बड़ा इशू है, चार्जिंग में टाइम लगता है, रोड साइड इंफ्रास्ट्रक्चर जो चार्जिंग है वो भी बड़ा अभी कम अप हो रहा है। तो अभी पहला फेज़ है इसका ईवी एडॉप्शन का, अर्ली फेज़ है। इसमें तो देखिए कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी को अगर कोई एम कर रहा है तो थोड़ा सा इसमें अभी समय लगेगा, लेकिन बाकी जो विद इन सिटी या जैसे अप टू 250 किलोमीटर का अगर कोई राइड देख रहा है तो देयर विल बी एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन इट। अब जैसलमेर जाना अपने आप में जयपुर से तो बहुत लंबा है, निश्चित रूप से वो तो अभी थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, पर विद इन सिटी और एक आपका सिटी व्हीकल के रूप में तो खैर इसके मुकाबले में ना तो ड्राइवेबिलिटी है ना ही ऑपरेटिंग कॉस्ट जो 10% या 11% ऑफ अदर फ्यूल है, तो बहुत बड़ी चीज़ है इसके अंदर। और आपने कहा तो है, पर मैं थोड़ा मुश्किल से ही विश्वास करूंगा कि बेचने को ललायत होंगे, क्योंकि अभी तो एक तरफ जहाँ कोविड के पश्चात से सप्लाई में ही इश्यू आ रहे हैं, लोग बाग तो लॉन्ग क्यू है, ख़रीदने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इश्यू तो शायद कोई एक पर्टिकुलर आदमी ने किसी कॉमर्शियल। अभी देखिए आप सोचिए ई व्हीकल क्या है, जो ई रिक्शा है सारे कॉमर्शियल व्हीकल है और सबसे सक्सेसफुल है। अभी अगर आप मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, कमर्शियल में विद इन सिटी बहुत अच्छा है, कमर्शियल में अगर आप इंटर सिटी ट्रैवल को देख रहे हैं तो थोड़ा सा समय, बाकी वो भी बहुत जल्दी चीज़ें। देखिए भारत सरकार की फेम 1 और फेम 2 वो भी बहुत अग्रेसिवली इसको एड्रेस कर रही है। एक PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, एक एडवांस्ड केमिकल सेल यानी कि जो बैटरी का R&D और उसके साथ में स्टेट्स के बीच एक चैलेंज, कंपटीशन चैलेंज का एक ऑफिशियल स्ट्रक्चर भारत सरकार ने भी इसमें तैयार किया है कि कौन सा स्टेट ज़्यादा इसमें ACC मैन्युफैक्चरर को अट्रैक्ट कर पाता है। तो बहुत तेज़ी से इसके अंदर सभी लेवल पे काम तो चल रहा है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट, एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस और ड्राइविंग प्लेजर, ये तीनों इसको निश्चित रूप से आगे ले जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सर अभी जैसे आपने कहा इंटर सिटी और इंट्रा सिटी दोनों तरह की बात करी है, तो जो गोल्डन ट्रायंगल है जिसमें हम फेम 2 में भी काम चल रहा है गोल्डन ट्रायंगल, तो क्या आज की स्थिति में उस 250 किलोमीटर की जर्नी आसानी से एक बैटरी पे संभव है? गोल्डन ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जहाँ पे इस प्रोजेक्ट को हमने भारत सरकार ने इसको लिया है, इस पर राजस्थान गवर्नमेंट भी काम कर रही है और रील भी काम कर रही है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं अगर गाड़ी लेके जाऊँ तो 250 किलोमीटर आराम से पहुँच जाऊँ? हाँ, निश्चित रूप से जो 250 किलोमीटर तो मेरे ख्याल से जो भी लोवेस्ट क्लेम वाली कार भी है वो इतना तो जा ही रही है। हालांकि क्लेम 300 प्लस का रहता है, पर सेफली वी कैन प्रिज्यूम कि 250 किलोमीटर तो इसके अंदर है ही है। और देखिए अभी हम बात कर रहे हैं एडॉप्शन, अभी हम सेक्टर स्पेसिफिक पे आ गए हैं कि ओनली कि वो कमर्शियल पर्पज़ हो, इंटर सिटी हो। अभी तो हम अगर विद इन सिटी के लिए भी अगर सोच पाते हैं, अर्बन ट्रांसपोर्ट के पर्पज़ से भी सोच पाते हैं और इसमें एडॉप्शन बढ़ता है, तो भी एक फेज़ में हम सक्सेसफुल माने जाएंगे। वो नेक्स्ट फेज़ है, निश्चित रूप से वो भी
within 2 years I think there will be revolutionary changes so far as the availability of charging infrastructure, और even बड़े रिवॉल्यूशन बहुत जल्दी आने वाला है बैटरी की साइज, कॉस्ट और उसकी रेंज के बारे में भी। बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट, पूरी दुनिया इसमें लगी हुई है, सारे देश अपने अपने तरीके से रिसर्च में लगे हैं, बहुत कुछ पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। तो इसमें R&D भी बहुत तेज़ गति से, क्योंकि जैसा अभी आपको बताया था फ्यूचर लाइज विद दिस, ये तो फ्यूचर का है। हर आदमी को, अब तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि क्लाइमेट चेंज और कार्बन फुटप्रिंट, ये कोई अब हमारे पास चॉइस का विषय नहीं रहा कि इसको वी कैन इग्नोर एनी मोर। ग्लोबल भी है, आपको पता है कितनी सारी चीज़ों में कार्बन क्रेडिट्स मिलता है। हमारे लिए ये सब्जेक्ट ही हो सकता है बहुत नया हो, पर कार्बन क्रेडिट्स भी इंस्टीट्यूशन को, संस्थाओं को मिलता है और उसका बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हालांकि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट उसमें आमजन नहीं है, तो ये तो अब चॉइस का विषय नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग के बाद के परिदृश्य में सभी कंट्री ने ये रिजॉल्व किया है कि हम लोग जो है क्लीनर फ्यूल, ग्रीनर फ्यूल को बिल्कुल आत्मसात करेंगे। आप देखिए आज मैं अगर बात करूं नॉर्वे की, 74% EV एडॉप्शन है, 74%। तो वहाँ बाकी चीज़ें साइकिल पे है, तो दूसरे जो आपके मेन स्ट्रीम फ्यूल डीजल और पेट्रोल है, इस पे तो बहुत कम चीज़ें, या तो बाइसिकल है या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल है। आप सोचिए, तो अब हमें भी, सिटीज़न को भी साथ में इसमें अवेयर होकर के देखिए, कोई भी खाली सप्लाई ड्रिवन एक चीज़ नहीं हो सकती, अल्टीमेटली डिमांड ड्रिवन ही होना पड़ेगा चीज़ों को। जब डिमांड होगी तो मैन्युफैक्चरर विल बी फोर्स्ड टू प्रोवाइड इवन इंफ्रास्ट्रक्चर। आज व्हीकल है, डिमांड है, तो आप सोचिए पेट्रोल पंप लगाने के लिए कितने लोग लगे हुए रहते हैं, कितनी कंपनीज आगे आई है। तो ये जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिटेबल होने की ओर होगा, इसमें बहुत तेज़ी से क्रांति आएगी। और बाकी इसमें लीड तो मैन्युफैक्चरर, व्हीकल मैन्युफैक्चरर को लेना चाहिए, लेना पड़ेगा। जो EV अडॉप्शन में क्या हम कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों से पीछे रह गए हैं? सार्वजनिक परिवहन की बात करें तो, मतलब निजी सेक्टर में तो काफ़ी कारें भी आ रही हैं, 2 व्हीलर्स भी आ रहे हैं, मगर सार्वजनिक परिवहन में देखें तो कई सारे शहर हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, सरकार ने चला रखी हैं, अपने स्तर पर चला रखी हैं। हम क्यों सार्वजनिक परिवहन में उस चीज़ को इंट्रोड्यूस अभी तक सर नहीं कर पाए? और एक उसमें ये और था कि जो प्रदूषण की बात करें, तो प्रदूषण में एक बहुत बड़ा कारण है हमारी जो बसेस चल रही हैं वो, क्योंकि उनकी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो वो कब तक संभव हो पाएगा, कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, सार्वजनिक परिवहन में मैंने पहले आपको रेखांकित किया, हमारा जो स्टेट रोडवेज है वो इस दिशा में काम कर रहा है, बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। JCTSL के द्वारा भी इस दिशा में काम शुरू किया गया है, और उनकी भी मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी बसेज हैं वो सार्वजनिक सेक्टर में ये आएंगी। और इलेक्ट्रिक बसेज़ की, अब चूँकि राजस्थान में जो अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का अडोप्शन है वो 2 व्हीलर से शुरू होकर 3 व्हीलर से अब 4 व्हीलर पर पहुंचा है, फिर बसेज़ की तरफ भी जा रहा है। तो बहुत जल्दी जो प्राइवेट सेक्टर के जो ऑपरेटर्स हैं वो भी इलेक्ट्रिक बसेज़ की तरफ से जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। और चूँकि इसके साथ में जुड़ा हुआ सेक्टर, जैसा कि अभी इससे पहला सवाल जो था कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है चार्जिंग का, और दूसरा इससे जुड़ा हुआ सवाल ये है कि EV व्हीकल की अडोप्शन ज़्यादा नहीं है। EV व्हीकल्स ज़्यादा होंगे तो चार्जिंग सेक्टर में जो काम करेंगे उनके लिए वो वायबल होगा, और उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन आएंगे। और अब चूँकि EV व्हीकल को सर्वाइव करने के लिए चार्जिंग स्टेशन चाहिए, तो दोनों इस तरह से इंटरलिंक सेक्टर हैं, और उनमें इनिशियल लेवल पर थोड़ी दिक्कत रहती है। बाद में जैसा सोनी साहब ने अभी कहा कि जैसे डीजल पेट्रोल पंप के लिए आज किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जहाँ भी मौका लगता है वहाँ ऑटोमेटिक अपने आप ही डीजल पेट्रोल पंप आ जाता है। तो एक ऐसा टाइम भी आएगा कि EV चार्जिंग स्टेशन है उसके लिए भी इतनी मारामारी रहेगी कि कहीं जगह ही उपलब्ध नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ें दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। अभी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है तो ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन नहीं है, ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन नहीं है, इसका भी एक इम्पैक्ट ये है कि लोग EV की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं, और इससे यदि ये प्रॉब्लम अपनी सॉल्व होती है तो ये पब्लिक सेक्टर की जो बसें हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है, ये भी EV पर डेफिनेटली जाएगा। इसके लिए इन्वेस्टमेंट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस सेक्टर में चार्जिंग का सेक्टर और व्हीकल का, दोनों का सेक्टर साथ साथ ग्रो करेगा, उसके साथ में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे इसमें। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर तमाम तरह की योजनाएं, मगर इसको विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है। सोनी सर से जानना चाहेंगे कि क्या ये अंतिम विकल्प के रूप में देखा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे और पर्यावरण प्रदूषण रुक जाएगा, क्योंकि लिथियम और कोबाल्ट के जो संसाधन है वो भी सीमित है। देखिए, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कभी भी कोई अंतिम पड़ाव नहीं होता है। हम लोग
बेसिक फ़ोन से शुरू हुए थे, उसके बाद में मोबाइल, और मोबाइल में भी कितनी तरह के उसके अंदर ऐप्स वगैरह आ गए हैं, सैटेलाइट फ़ोन्स आ गए। सेम वे में बैटरी टेक्नोलॉजी में अभी जो एक मुझे बहुत नज़दीकी भविष्य में दिख रहा है वो तो हाइड्रोजन सेल टेक्नोलॉजी है, क्योंकि मैंने ये भी पता लगाया कि जापान में ईवी का एडॉप्शन 1-2% ही क्यों रह गया। तो जापान वालों ने, चूँकि वो टेक्नोलॉजी के जायंट रहे हैं, दे हैड डिसाइडेड टू स्किप दिस ईवी थिंग। इसको एक बार के लिए उन्होंने बाईपास करना का तय किया है और सीधा हाइड्रोजन सेल के व्हीकल ही अडॉप्ट करने का उनका एक मंतव्य है। उसके आगे फिर बैटरी का साइज़ किस केमिकल कंपोनेंट से बहुत छोटा हो जाएगा, कॉस्ट अफोर्डेबल हो जाएगा, बहुत ही लॉन्ग रेंज इसकी अवेलेबल हो जाएगी एक सिंगल चार्ज में, पता नहीं। जैसे आप पावर सेक्टर में देख रहे हैं कि हाइडल पावर, फिर थर्मल पावर और फिर यूरेनियम इज़ फाइनली, तो इस क्षेत्र में भी हो सकता है कोई पैरेलल जो है इस तरह का एक ब्रेक थ्रू मिले, जिसमें कि बहुत लंबी रेंज भी हो, बहुत लो कॉस्ट भी हो, बहुत छोटी सी, एक होता है ना पोर्टेबल, जैसे पोर्टेबल बैटरी बहुत छोटी विद कैरिंग कन्वीनियंस। तो नहीं, बिल्कुल ये पड़ाव अंतिम तो नहीं है, ये तो निश्चित मानिए। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का कारोबार अभी नवजात बच्चे की तरह, समय के साथ जैसे जैसे ये बड़ा होगा वैसे वैसे सुविधाओं में भी विस्तार होगा और लोगों का रुझान भी बढ़ेगा। उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार की ने पॉलिसी बनाकर इसको बढ़ाने पर फोकस किया है, उससे उम्मीद है कि हिंदुस्तान में यानी कि भारत में धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल का कारोबार बढ़ेगा, लोग भी इसकी ओर आकर्षित होंगे। लेकिन वो जो विकल्प हैं और जो कई सवाल हैं उन पर काम किया जाना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि सरकारें और रिसर्च टीम इस पर काम कर रही है, तो आपको भी और हमको भी ये देखने को मिलेगा सड़कों पर पेट्रोल और डीजल की जगह अब इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने को मिलेंगे। फिलहाल मिशन राजस्थान में मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।